सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कुकीज़ एंड सेशन, वो क्या काम करते हैं। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ठाकुर साहब जैसे एबीसी मॉल वेबसाइट ओपन कर रहे थे अपने ब्राउज़र में, तो हर बार न्यू रिक्वेस्ट जा रही थी HTTP स्टेटलेस। वो एक गजनी हमने बोला था, राइट। तो दूसरी रिक्वेस्ट में उसको पता नहीं रहता था क्या जा रहा है। दैट्स वाई वी इन्वेंटेड सेशन, एंड सेशन की आईडी जनरेट होती है, वो हम ब्राउज़र में एज अ कुकी स्टोर करते हैं। वो सेशन वहाँ पे फिर हर बार वो कुकी हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे जाती है, एंड दैट्स हाउ द सर्वर नोज रिमेंबर्स दी ब्राउज़र कि ये ठाकुर साहब है, राइट। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। जैसे कि ठाकुर साहब एक ही थे रामगढ़ में जिसके पास मोबाइल था, तो कल कोई उनका छोटा भाई आ गया, जैसे कि छोटा ठाकुर है, या फिर कोई पड़ोसी आ गया हीरा ठाकुर है, तो अगर उनके मोबाइल से जब वो abcmall.com पर जाकर खुद कोई मोबाइल या कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे, तो उनको भी यार अलग सेशन जनरेट करना पड़ेगा। उनके लिए अलग आईडी होगी, राइट, क्योंकि वो ठाकुर साहब नहीं है, उनके लिए अलग डेटा होगा। तो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि वो ऑथेंटिकेट मतलब वो बताता है कि नहीं ये पर्सन यही है, राइट। वो ऑथेंटिकेट करके देता है। तो उसके लिए है ना, हर बारी कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड जैसा कुछ डालते हैं हर वेबसाइट में। जैसे कि आप फेसबुक में लॉगिन करते हो, या फिर अमेज़ॉन पे लॉगिन करते हो, फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करते हो, तो क्या होता है, आप एक ईमेल या फ़ोन नंबर या फिर कई बार यूज़र नेम आपको दिया जाता है, आप ले लो, और उसके साथ एक पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सेट होता है। ये जब दोनों चीज़ आप प्रोवाइड करोगे सर्वर पे, तो वो आपको एज ए लॉग्ड इन पर्सन बताएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बताना है कि भाई ये पर्सन ये है, और वो कोई यूज़ ना कर ले उसके लिए हम एक पासवर्ड रखते हैं। ईमेल, फ़ोन नंबर कहीं पे भी हो सकता है, बट पासवर्ड कोई शेयर नहीं करता, राइट। तो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म मिल गया। उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है ऑथेंटिकेशन, क्यों हमने ये मतलब क्यों, तो बेसिक चीज़ है कि आपका अकाउंट है उसको सिक्योर रखने के लिए हम करते हैं, आपकी आइडेंटिटी। लेकिन क्या होता है ना, उसमें भी आगे जाते बहुत इश्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला आपको पहचानने के लिए कि आप एक सेशन आईडी आप एज ए कुकी सेव कर लोगे, ये एक ब्राउज़र का फीचर है। ये कुकी ब्राउज़र में सेव होती है। तो उसके बाद तो इंटरनेट काफ़ी आगे निकल गया। अभी सब काम है ना, आप क्रोम या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज पे नहीं करते, राइट। ऐप्स आ गए मोबाइल में, और कहीं बैकएंड में APIs यूज़ होती है। काफ़ी सारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया, राइट। मतलब कि हर एक सर्विस के लिए अलग अलग इन लोगों ने मॉड्यूल या फिर सिस्टम बना रखे हैं। तो ये जो कुकी और सेशन वाला सॉल्यूशन है ना, वो मतलब है ना सफिशिएंट नहीं है सारी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए है ना कुछ नई नई चीज़ें बनती आई हैं, और उसमें से ही एक है JWT। तो इन दिस वीडियो हम लोग समझेंगे कि JWT की ज़रूरत क्या है, जिसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो बेसिक चीज़ें कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट। तो आज का वीडियो उसके लिए होने वाला है। Hi everyone, I'm Dipesh. I've been building web applications for around 10 years, and in this series, we are understanding the core concepts behind modern applications. सो हम एक और फिगर से समझने की ट्राई कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम ठाकुर साहब को ले लेते हैं। हर एग्जांपल में ठाकुर साहब तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये है अपने ठाकुर साहब। और इस बार है ना अपन जय को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते, हम अपन डायरेक्ट है ना एक काम करते, इस बार हम डायरेक्ट सर्वर ही ले लेते, ठीक है, अपना ABC मॉल। अभी आपको पूरा सिनारियो समझ में आ ही गया होगा कि ये कम्युनिकेशन की बात चल रही है, और जय को हम ABC सर्वर बोल रहे, राइट, ABC मॉल बोल रहे सर्वर। ये abcmall.com वेबसाइट का सर्वर है। तो क्या होता है, अगर ठाकुर साहब को जब कम्युनिकेशन करना है, तो ठाकुर साहब यहाँ से एक मैसेज भेजेंगे, और उसमें जब मैसेज आएगा तो ABC मॉल उनको बोलेगा कि एक काम करो, पहले आप अपना लॉगिन कर लो, तो पता चल जाएगा कि आप कौन हो, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा आपके प्रीवियस ऑर्डर्स क्या थे, आपकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। सो वी कैन डिलीवर पर्सनलाइज रिजल्ट बेस्ड ऑन दैट, कि
आपने क्या क्या नो आपने आके मोबाइल्स देखे थे तो उसके हिसाब से हम चार्जर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, सिम कार्ड रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ भी सर्विस जो मोबाइल से रिलेटेड हो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। तो जब वो हो जाएगा, उसके बाद जब यूज़र नेम पासवर्ड भेजेंगे तो ठाकुर साहब क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड जब ठाकुर साहब भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस सर्वर पे ABC मॉल का सर्वर है ना, उस पे क्या होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चालू होगी, ठीक है। और प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे एक डेटाबेस होगा, ठीक है। ये डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल होगा यूजर्स नाम का, यूजर्स नाम का एक टेबल है, ठीक है। आप सबको शायद पता ही होगा डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होती है, डेटा कैसे रहता है। अगर नहीं है तो बेसिक ही है, सिर्फ डेटा बेसिक क्या होता है कि जब हमें कुछ स्टोर करना है ना तो उससे हम रिट्राइव फास्ट कर पाए ना, उसके लिए हम कुछ सिस्टम बनाते हैं, उसमें अपडेट करना हो ना, उससे कुछ डेटा निकालना हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको डेटाबेस बोलते हैं। वो बेसिकली अपनी डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें टेबल्स रहते हैं और टेबल में यहाँ पे अपने पास यूज़र का टेबल है जिसमें होगा कि भाई 1 नंबर का जो यूज़र है वो अपना ठाकुर साहब है और उसका यूज़र का ईमेल ये है एंड पासवर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है कि पासवर्ड तो हम बोलते हैं ना कि किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया, जैसे कि ठाकुर साहब का कुछ पासवर्ड था ठाकुर@123 और गब्बर को पता चल गया तो वो तो ABC मॉल सर्वर पे जाके लॉगिन कर देगा और ठाकुर साहब का अकाउंट यूज़ कर लेगा। तो आइडियल केस में क्या होता है कि ये जो पासवर्ड होता है ना वो ओरिजिनल फॉर्म में सेव नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे कि एक पासवर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ठाकुर@123, ठीक है। ये थोड़ा स्मॉल लग रहा है ना, लार्ज कर देता, ठीक है। तो जब भी ये डेटाबेस में स्टोर होने जाता है ना तो उसको हैज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हैज मतलब क्या होता है, हैज मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग समझ लो आप कि ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं कि जो आप जो भी इनपुट दो ना उसको हैज में कन्वर्ट के लिए यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5, ये एक मेथड है कि जो आप जो भी दोगे ना उसको एक हैज में कन्वर्ट कर देगा। हैज में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको कोई पढ़ नहीं पाता और हैज कभी इरिवर्सेबल नहीं होता। मतलब ठाकुर साहब ने जो ये ठाकुर@123 का जो सर्वर ने कन्वर्ट किया, ये जो भी मैंने लिखा उसमें, तो उससे वापस है ना ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका लॉजिक क्या है कि ये आपका जो पासवर्ड है ना वो कभी भी कोई पढ़ नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए। तो फिर आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देते हो, ईमेल एंड पासवर्ड सेट कर देते हो, सर्वर को कैसे पता चलता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड है ना सर्वर इस फॉर्म में सेव करता है, जैसे कि ठाकुर का ईमेल होगा ठाकुर@gmail.com, राइट। तो ईमेल को तो वो स्टोर कर सकता है, वो पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है, राइट। लेकिन जो पासवर्ड है ना वो डेटाबेस में इसी फॉर्म में सेव करेगा और जब भी ठाकुर साहब लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना तो हर बारी सर्वर इस जो उनका जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको फिर से हैज में कन्वर्ट किया जाएगा और देन दोनों हैज को, जो डेटाबेस के अंदर जो हैज पड़ा है वो जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज हुआ था वो, और अभी ठाकुर साहब ने जब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भेजा उसको हैज में कन्वर्ट करके दोनों को कंपेयर किया जाएगा और अगर सब सही बैठ रहा है तो उनको लॉगिन कर दिया जाएगा। लॉगिन मतलब वो आइडेंटिफाई हो गए कि वो ठाकुर साहब है, उनकी आइडेंटिटी अपने डेटाबेस में मिल गई। तो ये मिल गई तब सर्वर क्या करेगा, उनको पता चल गया कि ये ठाकुर साहब है तो ठाकुर साहब के लिए एक सेशन आईडी जनरेट कर देगा। जैसे कि ठाकुर साहब के लिए एक सेशन आईडी जनरेट किया, वो सेशन आईडी फॉर एग्जांपल ABC123 जनरेट हुई। अभी क्या होगा, जब जो भी रिस्पॉन्स जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो वो बोल देगा भाई लॉगिन सक्सेसफुल, और हम अगर HTTP रिस्पॉन्स में क्या बोलते हैं, ओके स्टेटस गया, 200 स्टेटस स्कोर गया और साथ में वो बोलता है सेट कुकी सेशन ID इज इक्वल टू ABC123।
और नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट टाइम से ठाकुर साहब जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो साथ में कुकी भेज देंगे। ये सब सही चल रहा है, लेकिन इश्यू तो अपन को तब आ रहा है ना कि जब अपन ब्राउज़र से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। आज के ज़माने में ऐप्स अवेलेबल है, कई वेबसाइट्स और पोर्टल्स होते हैं जो इन बिटवीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पे ब्राउज़र का कोई रोल नहीं रहता। तो ये कुकी तो वहाँ पे होगा नहीं। तो उस केस में अपने को इश्यू आ रहा है कि अगर कुकी हम सेट नहीं कर पा रहे ऐसे सिस्टम से अपने पास, तब हम कैसे याद रखेंगे कि ठाकुर साहब कौन थे, राइट? अब कुछ नए नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेगा ना। जैसे कि ऐप है तो ऐप में कहीं पे मुझे फाइल बनानी पड़ेगी, या एंड्रॉयड है तो वो कोई मुझे ऐसा वॉल्ट देता होगा शायद कि कहाँ पे वहीं पे मैं कुछ से स्टोर कर पाऊँ कि और कोई ऐप ना पढ़ पाए, या फिर कहीं फाइल में मैं सेव करूँगा आपके अपने ऐप के अंदर कि वो कोई और नहीं पढ़ पाएगा, राइट? तो ये बेसिकली हर एक सॉल्यूशन के लिए काम नहीं कर रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बड़ी सिस्टम ले लो, जैसे कि ये एबीसी मॉल है ना, वो इतना बड़ा वेबसाइट हो गया अमेजोन जैसा, तो ये है ना, इसके अंदर हर एक, जैसे कि एक सेशन आईडी बना, ठीक है, और सेशन आईडी में हम लोग काफ़ी सारा और भी डेटा सेव करते हैं, राइट? ये तो वैल्यू हो गई सेशन आईडी की, ये वैल्यू हो गई। साथ में हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नेम क्या है, एज क्या है, ब्राउज़र कौन सा है, सिटी कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, राइट? मैंने बोला था कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम सर्वर पे सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? क्योंकि ये चीज़ बाकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने में हेल्पफुल हो सकती है। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि ठाकुर साहब ने एक बार अपने सिटी का नाम बोल दिया कि आई एम फ्रॉम रामगढ़, और बाद में कोई एक रिक्वेस्ट में उन लोगों ने बोल दिया कि भाई मुझे ऐसे फ़ोन दिखाओ जिसके सर्विस सेंटर मेरे रामगढ़ के आजू बाजू में हो। तो सिटी का डेटा ऑलरेडी सेशन में था तो वो पढ़ पाए, राइट? तो आप ऐसा सोचो कि ये है वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में होगा, या फिर रेडिस के डेटाबेस में होगा, या फिर कोई फाइल सिस्टम में होगा। तो सोचो कि ठाकुर साहब के जैसे 500, 1000, 5 लाख ऐसे पर्सन आ गए कि जिसका सेशन बनाना पड़ रहा है एबीसी मॉल को। अब और समझो कि ये फाइल क्रिएट करने में 1 KB जा रहा है, तो 5 लाख यूजर्स के लिए कितना बड़ा स्टोरेज चाहिए। तो ये सब स्टोर भी करना पड़ता है ना, तो वो स्टोर करना है। फिर 5 लाख यूज़र हो गए तो उसमें से ढूंढना है कि भाई ये सेशन आईडी ये था तो उसकी डिटेल्स क्या थी। तो ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है ना कि डेटा ही इतना बड़ा हो गया, एक तो स्टोरेज के लिए भी सॉल्यूशन चाहिए और भी ऑपरेशन के लिए भी सॉल्यूशन चाहिए। और अगर बड़ी सिस्टम में जाते हैं ना जहाँ पे 5 लाख यूज़र आते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक सर्वर नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोड बैलेंसर होते हैं। लोड बैलेंसर मतलब सेम सर्वर की रेप्लिका होती है कि ये सर्वर 1 लाख कस्टमर को हैंडल करेगा, ये 1 लाख को करेगा, ये 1 लाख को करेगा, ऐसे करके 5 लाख कस्टमर को हैंडल किया जाता है, राइट? एक ही सर्वर सब हैंडल नहीं कर पाता। तो उस केस में आप सोचो कि ठाकुर साहब जब आए तब पहली बार उन्होंने लॉगिन किया ना, तो इस सर्वर पे गया डेटा, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सेशन आईडी जनरेट कर दी, इस सर्वर पे स्पेस है तो ये सब बन रहा है। 10 मिनट हुई, ठाकुर साहब कुछ कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये सर्वर पे बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए ना, तो अभी नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट गई ना ठाकुर साहब की, वो इस सर्वर पे गई, और ठाकुर साहब का जो सेशन आईडी था वो तो ये सर्वर पे था। इश्यू हो गया यार, बाकी डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तो सेशन आईडी और सेशन आईडी यहाँ पे है ही नहीं, सेशन आईडी भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, तो आगे का कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए से एक ऐसे ये सॉल्यूशन हो सकता है कि ये जो अपन जो सेशन आईडी स्टोर करते हैं ना, उसको हम एक अलग से फाइल सिस्टम बना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ सेपरेट फाइल सिस्टम, या फिर रेडिस ले लो, कॉमन रेडिस सर्वर। ये एक है ना कॉमन सर्वर बना देते, ठीक है, इसको। व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। और हर बार क्या होगा कि जब भी ये रिक्वेस्ट आएगी ना, तो ये सर्वर यहाँ पे पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास सेशन है, यहाँ पे रिक्वेस्ट गई तो ये पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास सेशन है, यहाँ पे गई तो ये पूछेगा भाई तुम्हारे पास सर्वर है। तो मतलब 5 लाख यूजर्स है, 5 सर्वर है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट तो यहीं पे ही देनी है ना, ये रेडिस वाले सर्वर पे।
तो अपन जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वहीं पे आके रुक गए कि एक सर्वर पे सारी रिक्वेस्ट जा रही है, उसको हैंडल करना है। तो ये बहुत बड़ी स्केल पे ना बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। प्लस एपीआईज वगैरह में भी सेशन कुकी डायरेक्ट नहीं चलता, ऐप के लिए भी डायरेक्ट नहीं चलता, राइट। तो उसके लिए वन ऑफ द सॉल्यूशन है JWT टोकन। ओके, तो अभी हम समझते हैं JWT टोकन क्या होता है। तो ये जो इश्यू है ना वो ABC सर्वर का है, ABC मॉल सर्वर का है, जय का इश्यू, ठीक है। तो इस बार है ना ठाकुर साहब को ज़रूरत नहीं है कि ऋषि जी की अभी ठाकुर साहब को ज़रूरत नहीं, इश्यू ABC मॉल को हो रहा है, जय को हो रहा है। तो ये अभी कहाँ पे गए यार, ऋषि जी को ले आओ, बहुत काम के आदमी है ये, अपने ऋषि जी है। अभी क्या हुआ, ABC मॉल से जय गया ऋषि जी के पास और उनको बोला कि ऋषि जी अपने को ये इश्यू हो रहा है, आप अपना ज्ञान थोड़ा बांटो और सोल्व कर दो इस इश्यू को। ओके, ऋषि जी ने समझा और बाद में बोला एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें डेटा स्टोर करने में इश्यू आ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में इश्यू आ रहा है, तो तुम अपने पास क्यों डेटा रखते हो। ये डेटा ठाकुर साहब को बोल दो कि अपने पास रखे, पूरा सेशन आईडी क्यों दे रहे हैं, पूरा डेटा है उनको दे दो ना कि वही रखे, हर रिक्वेस्ट में भेजते रहेंगे जितना काम का, मतलब सब डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कुछ आईडी है या नाम है या ऐसा कुछ है वो आप दे दो उनको। लेकिन यार ABC मॉल वाला जय बोला कि यार तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठाकुर साहब की जगह गब्बर ने रिक्वेस्ट डाल दी तो मुझे कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि वो ठाकुर साहब का नाम यूज़ करके वो डेटा देगा मुझे, राइट। ऋषि जी ने बोला यार पहले तो समझाया था, अपने जो SSL HTTPS वाला वीडियो है उसमें मैंने बोला था, ऋषि जी ने ऐसा समझाया था कि साइन करा करो हर जगह पे, ठीक है। जो ऑथोराइज पर्सन होता है ना वो अपनी साइन कर देता है। तो एक काम करो, ये जो डेटा है ना प्रिपेयर तुम कर दो कि उसमें क्या क्या चाहिए, तुम्हें आईडी चाहिए, नाम चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए तुम प्रिपेयर कर लो, और ठाकुर को बोलो कि तुम अपनी नोट में लिख लो, और जो डेटा भेज रहे हो ना चिट्ठी में उसमें अपनी एक साइन कर दो। अगर गब्बर ठाकुर का डेटा दे रहा है ना तो अपनी साइन वैलिडेट कर लो कि ये सही है गलत है, तुमने इस पेपर पे साइन किया था ना, बहुत इजी है। यार ABC बोल रहा है सही है यार। तो ये जो ऋषि जी ने बात बोली ना वो होती है जेसन वेब टोकन वाली बात, राइट। जेसन वेब टोकन, नाम में तो जेसन है, आपको पता ही चल ही गया होगा क्यों जेसन है, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं ना वो जेसन फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं। जेसन फॉर्मेट में कैसा होता है, पहले तो है ना ये जो डेटा है कि जो डेटा क्या डेटा चाहिएगा जो ABC मॉल ठाकुर साहब के लिए प्रिपेयर करेगा। तो फॉर एग्जांपल चाहिए ठाकुर साहब का नेम, यहाँ पे सिंपली नेम कर देता हूँ, ठीक है। नेम ले लेता हूँ। क्या चाहिए, ठाकुर साहब के यूज़र आईडी चाहिए, या फिर ईमेल ले लो। इससे तो मैं बाकी का सारा डेटा ठाकुर साहब का निकाल सकता हूँ ना, कहाँ पे भी सेव करके रखा हो। और ये जब मैं टोकन दे रहा हूँ तो बाद में कभी एक्सपायर भी करना पड़ेगा ना। एक्सपायर क्यों करना पड़ेगा, कभी भी लॉग इन करना पड़ा, या फिर ठाकुर साहब को 10-12 दिन लॉग इन नहीं रख सकते ना बैंक की साइट पे, ही कॉमर्स साइट पे। तो या फिर हमें भी आगे जाके कभी पे उनको लॉग आउट करवाना है तो एक एक्सपायरी वाला कुछ दे देते हैं, राइट। एक्सपायरी डेट वाला कुछ दे देते हैं, और बाद में हम दे देते हैं अपना डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने वीडियो देखा है SSL के अंदर कैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो HTTPS के अंदर था, तो आप वहाँ पे देखिए, मैंने समझाया था कि एक्जैक्टली डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। वो एक सिग्नेचर ही होता है, बेसिकली वो वेरीफाई करके देता है कि हाँ जो ये डॉक्यूमेंट है ना वो इसी वहाँ से इश्यू हुआ है, मतलब इसी अथॉरिटी ने इश्यू करके दिया है। वो कंफर्मेशन होता है, जैसे अपन कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सरकारी कोई पर्सन की साइन देखते हैं, राइट। सिमिलरली दैट होता है, ठीक है। ये डेटा हो गया, अभी ये डेटा ठाकुर साहब को देना है ABC सर्वर को। ABC मॉल सर्वर है, ये डेटा ठाकुर साहब को दे देगा। लेकिन क्या होता है, ये डेटा अपन जेसन में सोचे तो ऐसा कुछ आता है, लाइक जेसन फॉर्मेट ऐसा होता है कुछ, अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा, नेम ठाकुर ऐसे की वैल्यू पेज होती है, और देन ईमेल तो ठाकुर@gmail.com, देन आईडी तो आईडी ले लेते हैं उनकी 1 है, और एक्सपायरी टाइम ले लेते हैं सपोज 3600 है,
फॉर एग्जांपल, या फिर कोई डेट ले लेते हैं ना, अभी एग्जांपल के लिए ही है, कोई भी डेट या टाइम हो सकता है। तो ये जेसन फॉर्मेट में है, तो ये जब डेटा मैं उनको दूंगा एबीसी मॉल से ठाकुर साहब को, तो यार ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए ना एक टेक्निक यूज़ होती है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो डेटा सेंड करते हैं ना वो इतना रॉ फॉर्मेट में होता है ना कि उसको इजीली ट्रांसफ़र करने के लिए और मेथड्स अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, इसको बेस 64 एक कन्वर्जन की मेथड होती है, उसका यूज़ करके अगर मैं है ना इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसी और फॉर्मेट में, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आप अपना कुछ है ना बहुत बड़ा फोल्डर है, उसमें काफ़ी सारे इमेजेस है, नोट्स वगैरह है, तो उसको आप जिप में कन्वर्ट कर देते हो तो बहुत छोटी हो जाती है, और फिर आप जब किसी को भेजते हो तो ईजिली वहाँ पे पहुँच जाती है, राइट। सिमिलर केस में क्या होता है ना, ऐसा कुछ डेटा होता है ना, तो उसको हम छोटे फॉर्मेट में या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जब कन्वर्ट हो जाता है ना तो वो बाद में कहीं पे ले जाने के लिए बहुत आसानी होती है। तो सिमिलरली ये डेटा को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि ठाकुर साहब ये डेटा आप रख लो। यहाँ पे ना हमने 3 अलग अलग तरह की चीज़ें देखी है। एक मैंने यहाँ पर बोला हैश बोला, एक यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर बोला, और एक यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक बात बोली, राइट। आप देखोगे ना ये सारी चीज़ों में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, ये थोड़ा अलग टॉपिक है लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक मैंने बोला हैश, एक बोला डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर में एनकोडिंग यूज़ होती है प्लस एनक्रिप्शन होता है एंड एनकोडिंग। ये तीनों चीज़ें क्या करती है, डेटा को अलग फॉर्मेट में लेके जाती है, राइट। तीनों का पर्पस अलग अलग है, तो शॉर्ट में समझाते थे क्या क्या है। हैश और एनक्रिप्शन है ना, वो सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योरिटी किसके लिए, हैश उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे आपको ओरिजिनल डेटा रिवर्ट नहीं करना, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाए ऐसा रखना है, तो आप हैश यूज करोगे। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग पासवर्ड। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कब यूज होता है, जब आपको एक जगह से डेटा दूसरी जगह लेके जाना है या फिर कहीं पे सेफ रखना है, और जो ऑथोराइज पर्सन हो वही उसको पढ़ पाए, तो पहले आप उसको एनक्रिप्ट करते हो ताकि कोई उसको पढ़ नहीं पाए, और फिर उसको आप डिक्रिप्ट करते हो। और ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए आपको एक की चाहिए होती है, ये वो सेम की हो सकती है या फिर अलग अलग की हो सकती है। और लास्ट में हो गया एनकोडिंग। तो एनकोडिंग है ना सिमिलर टू एनक्रिप्शन है, कि वो एक डेटा को अलग फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो अपना जेसन का डेटा था उसको ऐसे बना देगा, और फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये डेटा बाद में हम इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई की ज़रूरत नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है। जैसे कि ये डेटा मुझे मिला और मुझे पता चला कि ये बेस 64 से एनकोडेड है, तो मैं खुद भी इसको रिवर्ट कर सकता हूँ इसमें क्या डेटा था। तो इसका पर्पस सिक्योरिटी नहीं है, इसका पर्पस है डेटा को ट्रांसफ़र ऐसे करना कि इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। मेन पर्पस इसका यही रहता है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने ये डेटा को ऐसे एनकोड करके यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, और ये बोल दिया ठाकुर साहब को बोल दिया कि आप अपने ब्राउज़र में या जहाँ पे भी सेव करना है आप सेव कर लो, ये एक टाइप से एनकोडेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप किसी और को शेयर मत कर देना। ये अगर ठाकुर का डेटा अगर गब्बर को मिल गया तो वो रिवर्ट कर पाएगा, तो आप उसको कहीं सेफ जगह पे सेव कर लेना, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होगा कि मैं जो ये अपना मेमोरी या फिर स्टोरेज जो वेस्ट कर रहा था ना सेशन के लिए, वो मेरा स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। आपको मेरे से काम है, आप ही स्टोर करके रखो। अभी हमने एक एडिशनल चीज़ ये बोली थी, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि कुछ वैलिड है उसके लिए एक साइन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है साइन करने के लिए ना डिजिटली अलग अलग मेथड्स यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक मेथड का नाम देता हूँ जो है HS256 कि जिसमें इस मेथड की मदद से साइन किया जाता है। अपन मेथड्स के नाम पे नहीं जाते, लेकिन क्या होता है ना, ऋषि जी ने बोला कि आप क्या करो, एक ये ऐसा आपका फाइल बना दो, उसको ये कन्वर्ट कर दो, फिर साथ में साइन करना है। साइन करने के लिए क्या बोला उन्होंने, आप है ना एक की ले लो, कोई भी एक की ले लो। मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक की ले लेता हूँ अपनी
मैं की ले लेता हूँ, ऐसा ही कुछ रैंडम ले लेता हूँ, ठीक है, ASDFG। जब भी आप ऐसा करोगे, इन दोनों का सम करोगे, तो आपको है ना एक साइन मिल जाएगा, ओके। और ये सम है ना एक ऑपरेशन हो गया, मैंने बोला था कुछ मेथड्स यूज होती है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने जो ये डेटा था उसका कुछ ऑपरेशन इस अपने की के साथ किया और फिर एक साइन बना दिया, ओके। और ये जैसे कि ये ठाकुर के लिए ऐसा कुछ बना, तो वैसे ही गब्बर के लिए कुछ और बनेगा, कोई और यूजर के लिए, तो उसका ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट, ठीक है। और उसको जब करेंगे ऐसा ही कुछ, तो सिमिलरली उसका एक अलग से साइन बनेगा और दोनों साइन अलग अलग रहेंगे, तो हर एक के लिए डिजिटल सिग्नेचर अलग अलग बन गया, ओके। तो तुम जब डेटा दे रहे हो ठाकुर साहब को, तो तुम्हें 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, ओके। क्या क्या प्रोवाइड करना है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। 3 चीजें प्रोवाइड करनी है। पहले तुम ये बताओ कि कौन सी मेथड यूज करोगे, विच मेथड यूज करोगे, और ये जो टोकन जनरेट कर रहे हो इसको टोकन बोलते, ठीक है। आगे जो अपन पूरा बनाएंगे ना उसको, अभी के लिए मैं टोकन बोल रहा हूँ, लेकिन समझ जाओगे, इजी है। और जो टोकन बना रहे हो विच टाइप का है, ओके, फॉर व्हाट अभी के लिए इतना लिखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आप अपना ये जो डेटा था ना, इसका आपने जो एनकोड किया उसको बोलते हैं पेलोड। ये पेलोड है, ठीक है, एक टाइप का एडिशनल डेटा है कि जो आपके काम का है, तो दूसरा आप पेलोड डाल दो। और ये दोनों चीजें है ना उसको एनकोड कर दो, ठीक है, एनकोड कर दो। क्यों? क्योंकि ये जब आप HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में जब आप भेजोगे ना, तो वो इजीली ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। इसको भी एनकोड कर दो और लास्ट में अपना डिजिटल सिग्नेचर डाल दो। अभी ये जो मैंने की बताई ना यहाँ पे, वो सेम की रहती है। और ऋषि जी ने बोला कि ABC सर्वर आप अपने सर्वर पे रखो और आपके पास मल्टीपल सर्वर है ना, सभी में ये बांट दो, ओके। आपको ये अलग अलग सर्वर्स के लिए रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यही है। अभी ये जो डेटा बन गया ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आएगा, फिर आएगा एक डॉट, फिर कुछ अलग से ऐसे कुछ आएगा, फिर आएगा एक डॉट, फिर कुछ अलग आएगा ऐसा, ओके। तो ये डॉट, जो 2 डॉट आए ना, वो 3 चीज़ों को अलग करता है। पहली चीज़ क्या है, कौन सी मेथड यूज हुई और कौन से टोकन के लिए यूज हुई। ये दूसरा है वो पेलोड दिखाता है, पेलोड मतलब ये वाला जो डेटा है वो। और तीसरा हो गया डिजिटल सिग्नेचर, ये हम सिग्नेचर जनरेट कर रहे हो। और यहाँ पे कौन सी मेथड यूज हुई, तो मैंने बोला यहाँ पे आप एक की लेते हो, उसके साथ कुछ ऑपरेशन करके एक डिजिटल साइन बनाते हो। मतलब कि यहाँ पे ये बना, साथ में प्लस करके मैं बाइनरी कोड ले लूँ या फिर कुछ रैंडम डिजिट ले लूँ और फिर कुछ बना देता हूँ, तो हर बार कुछ अलग अलग ऑपरेशन से बन सकता है। और मैंने बोला फिर व्हाट टोकन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा JWT का टोकन है, ओके। तो तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसलिए हम जो बनाते हैं ना JWT टोकन, वो कुछ ऐसा दिखता है। हर एक वेबसाइट के लिए या हर एक इंस्टेंस के लिए JWT टोकन ऐसा ही बनेगा। और इसकी खास बात क्या है पता है, ये टोकन है ना जब JWT के एल्गोरिदम से बनेगा ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एल्गोरिदम का HS256, तो JWT का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, इवन उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप ये पेस्ट करोगे ना, तो वो रिवर्ट हो जाएगा, वो कभी भी ये डेटा पढ़ सकता है। ये एनक्रिप्टेड नहीं है, ये एनकोडेड है, ठीक है। तो ये डेटा सेफ रखना बहुत जरूरी है, ये किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए। ये एनक्रिप्टेड नहीं है तो सेफ कैसे है? ये गब्बर क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा गब्बर को मिल जाता है, राइट। ऑब्वियसली ये नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये प्राइवेट रखना है, लेकिन सपोज ये डेटा किसी और को मिल जाता है, गब्बर को मिल जाता है, तो ये जब एनकोड करने चाहिए, ये जब डिजिटल सिग्नेचर बनाने जाएगा, तब उसको ये की चाहिए, तभी वो बनेगा। और ये की तो सर्वर के पास है, तो वैसे भी नहीं होने वाला। और बीच में सपोज किसी ने यहाँ पे कुछ वैसे भी ऐसा 1 2 3 कर दिया, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, या फिर यहाँ पे गब्बर लिख दिया, तो ये जो बन रहा था ना वो पूरा चेंज होकर कुछ अलग ही बन जाएगा।
और ये अलग बन गया तो ये की के साथ जब ऑपरेशन होगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगी। और जब यहाँ पे आप आओगे JWT की वेबसाइट पे या कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करोगे उसको डिकोड करने के लिए, तब वहाँ पे आपको एरर मिलेगी कि ये डिजिटल सिग्नेचर वैलिड नहीं है, मतलब इसके अंदर जो डेटा था वो चेंज हो चुका है, इसको ट्रस्ट मत करो। तो सिक्योरिटी ऐसे होगी। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें ये की, डिजिटल सिग्नेचर बनाया, ये किया वो किया, ठीक है, कौन सा डेटा जाएगा क्या करेगा। फ़ायदा क्या हुआ? अपना इश्यू जो था कि ये सब स्पेस, काफ़ी सारी स्पेस वेस्ट हो रही थी और मल्टीपल सर्वर में भी इश्यूज आ रहे थे कि या फिर एक कॉमन सेशन सर्वर बनाना पड़ रहा था और वहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर वहीं पे पहुँच गए थे। तो फ़ायदा ये हुआ कि अभी अपन जब ये कुकीज़ और सेशन सेट कर रहे थे तो यहाँ पे स्टोरेज वेस्ट हो रहा था और इसको भी हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्स चाहिए थे, राइट। और दूसरा ये था कि अपन जब एप्लीकेशन या नॉन ब्राउज़र से जब API से कॉल होता था तो जो कुकी का जो प्रॉब्लम था कि वहाँ पे हम कुकी नहीं रख सकते थे, तो बेसिकली वो इश्यू JWT हमारा सोल्व कर देता है। कैसे? तो जब यहाँ से जब ABC सर्वर, मतलब आप यहाँ ठाकुर साहब ने जब ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन किया और डेटा जा रहा है ना, तभी अभी क्या होगा, सेट कुकी और सेशन की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेशन एक JWT टोकन इश्यू होगा, ठीक है। कौन इश्यू करेगा? ABC सर्वर। ABC मॉल का जो सर्वर है ना, वो एक ठाकुर साहब के लिए एक टोकन बनेगा। और टोकन के हमने देखे 3 पार्ट होते हैं, ऐसे कुछ 1 फिर डॉट फिर कुछ और फिर ये, ठीक है, 3 पार्ट में टोकन होता है और डॉट उनको अलग करता है। ओके, मैं थोड़ा इसका भी एक नाम दे देता हूँ। जो 3 पार्ट होते हैं ना, हमने पहले डिस्कस किया कि पहले मेथड्स होती है कि कौन सी मेथड से साइन हुआ है और एक टोकन किसके लिए, बेसिकली JWT टाइप का टोकन है, तो वो 2 चीज़ें हम पहले रखते हैं, तो उसको है ना हेडर बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं हेडर। फिर यहाँ पे तो हमने पेलोड बोल ही दिया, दूसरा पार्ट होता है वो पेलोड होता है और तीसरा पार्ट होता है वो सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे जो JWT सेंड होगा ना, वो बेसिकली ऐसा ही होगा, हेडर डॉट पेलोड डॉट सिग्नेचर साइन, ठीक है। तो ये जब इश्यू होगा तो सर्वर ABC मॉल का सर्वर ये सोचेगा कि ठाकुर साहब ने ये अपने ब्राउज़र से कॉल कर रहे, तो ब्राउज़र में चाहे तो कुकी में या फिर लोकल स्टोरेज, ऐसे टाइप के ब्राउज़र में स्टोरेजेस अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे आप स्टोर कर लो, ऐसे कुकी स्टोर कर लो। अगर आप कई ऐप से कॉल कर रहे हो तो आप कोई फाइल में स्टोर कर लो। और अगर कोई और जगह से इंटरनल कॉल हो रहा है कोई 2 सर्विसेज के बीच में, तो आप अपनी तरह के कहीं पे भी स्टोर कर लो। तो एक तो ये कुकी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा ये अपना सेशन स्टोरेज का इश्यू सोल्व हो गया। और दूसरा ये हुआ कि अगर ये JWT यहाँ ठाकुर साहब ने स्टोर कर दिया तो अभी आगे की रिक्वेस्ट में भी ये टोकन देना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना इश्यू क्या था, आइडेंटिटी सोल्व करना, कि ये ठाकुर साहब इनकी आइडेंटिटी है, इसीलिए तो हमने सेशन और सब इन्वेंट किया था, तो उसका रिप्लेसमेंट है JWT, तो उसको सेंड भी करना है। तो कुकी के केस में तो ये था कि ब्राउज़र जब नई रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो वो कुकी ही वहाँ पे डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। लेकिन JWT एक टोकन है, वो अपने आप नहीं जा रहा, ठीक है, ये अपने आप नहीं जा रहा, उसको एडिशनली सेंड करना पड़ता है। और जब नई रिक्वेस्ट जाएगी ठाकुर साहब की तरफ से ABC मॉल सर्वर पे, तभी क्या होगा, हमने HTTP में देखा था कि रिक्वेस्ट में एक हेडर्स का भी एक सेक्शन होता है। इनसाइड हेडर्स आप यहाँ पे ऑथोराइजेशन, देन बियरर, देन यहाँ पे आप अपना टोकन, तो आप इस तरह से अपना टोकन है जो अपना JWT वाला टोकन है यहाँ पे आप पास कर दो। तो ABC मॉल का सर्वर है, जब वो हेडर को रीड करेगा, जब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, तब वो वहाँ से टोकन उठा लेगा। तो अभी कुकी वाला इश्यू भी सोल्व हो गया। ये बेरर ऑथराइजेशन, ये थोड़ी सिंटैक्स है, मतलब ये जैसे हमने बोला था कि जब कुछ भी नई प्रोटोकॉल बनता है तो उसके लिए कुछ हमें अलग अलग वर्ड्स डिफाइन करने पड़ते कि इसका मीनिंग ये होगा, अगर इसको सर्वर को इंटरप्रेट करना है तो ऐसे करेगा। सिमिलरली ये कुछ ऐसा ही है कि ये बेरर टाइप का टोकन है, जिसको बेर कौन करेगा, ABC सर्वर, जिसको वो पजेस करता है, और उसमें टोकन की वैल्यू जाएगी। और जब ABC मॉल इसकी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा तब वो सोचेगा इसके लिए तो ऑथराइजेशन चाहिए। अच्छा, ऑथराइजेशन चाहिए तो क्या हेडर में मिला है? हाँ मिला है। क्या है? टोकन है। टोकन क्या है? ये है, उसको वैलिडेट कर लो।
और दूसरा इश्यू ये आ रहा था कि कॉमन स्टोरेज रख रहे थे ना हम, तो हर एक इंडिविजुअल सर्वर को इस कॉमन सर्वर को एक्सेस करना पड़ता था। तो अभी ये जो जो एक्सेस करने वाला जो पॉइंट था ना, अभी क्या हुआ कि इसको वैलिडेट करने का तो एक लॉजिक ही हो गया, कोड ही है बेसिकली। कहीं पे भी आप उसको इक्वेशन या जो भी समझ लो, उसको रन करके देख लो कि भाई ये टोकन वैलिड है या नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, चेंज करेगा तो सिग्नेचर के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो अपना इश्यू वो भी सोल्व हो गया, क्योंकि जब ठाकुर साहब ये ABC मॉल पे बात कर रहे थे, तो ये मॉल भी इंडिविजुअली ये चेक कर सकता है कि ये टोकन सही है या नहीं है, ये भी चेक कर सकता है सही है नहीं है, और ये भी चेक कर सकता है। उसको कोई कॉमन स्टोरेज लाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक के लिए एक जो सीक्रेट बनाया था वो सीक्रेट सेम रहता है, राइट। तो अपने सारे इश्यूज सोल्व हो गए यहाँ पे, ओके। तो और ये JWT क्या होता है कि आप मल्टीपल टोकन्स पे क्रिएट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेबसाइट में मल्टीपल जगह पे अलग अलग टोकन्स चाहिए होते हो, या फिर एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सब वेबसाइट हो तो हर एक के लिए अलग टोकन चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, पेलोड के अंदर इश्यूअर भी डाल सकते हैं, ये टोकन किसने इश्यू किया, तो डिस्टिंग्विश करने में ईजी रहता है। और इसका बेसिक पर्पस तो हमने जान लिया कि ये क्या करता है, तो कुकी वाला इश्यू सॉल्व करता है, ऑथोराइजेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, और मेन चीज़ ये टोकन को सिक्योर रखना है। वो अपने आप में एक एनक्रिप्टेड चीज़ नहीं है, इसको कोई भी रिवर्ट कर सकता है, राइट। तो जब भी ये ब्राउज़र में स्टोर होता है, मेक श्योर इट इज़ HTTP ओनली कुकी। सिक्योर फ्लैग का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपरली एक्सपायरी डेट भी मेंशन करिए कि टोकन अपने आप एक्सपायर हो जाए, कस्टमर को लंबे टाइम तक लॉग्ड इन रखना सही नहीं है। और अगर कोई फाइल सिस्टम या कोई और जगह पे सेव हो रहा है तो उसको भी एनक्रिप्ट या लोकली ऐसी जगह पे सेव करके रखे कि कोई उसकी ओरिजिनल स्टेट को पढ़ नहीं पाए, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल एग्जीक्यूशन या फिर एग्जाम्पल या जो भी बोलो, पूरा एक साइकिल हो गया JWT टोकन का, कि उसको हमने क्यों इन्वेट किया, वो क्या प्रोवाइड करता है और कैसे होता है, राइट। ओके, सो अभी थोड़ा ऑथराइजेशन समझ में आ गया ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि OAuth क्या होता है। OAuth 2.0 है जो बेसिकली वो क्या होता है, और अगर अपने पास कुकी और JWT है तो हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हो सके तो इस वीडियो को फिर एक बार देखिए, समझ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई थी। एंड हैव अ गुड डे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।